अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। और आज का दिन मुल्की तारीख में तो अहम है ही, पीडीएम हुकूमत की तारीख में भी बहुत अहमियत का हामिल है और ये इस हुकूमत का दूसरा बजट है। ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कैसे इलेक्शन ईयर बजट करार दिया जा रहा है। अब इसमें हुकूमत, यूजुअली ये होता है कि जो इलेक्शन का साल हो उसमें हुकूमत की भरपूर कोशिश होती है कि वो ऐसा बजट दे जो आवाम को खुश कर दे, कि वो तरगीब दिला सके बजट के, वोट दे वो उस हुकूमत को। लेकिन क्या इस हुकूमत के पास अभी इतना मार्जिन है या नहीं, ये तो आज पता चल जाएगा। इसहाक डार साहब अलबत्ता अब तक तसल्लियाँ IMF डील के हवाले से करवाते रहे हैं, लेकिन कहाँ तक उनके वादे पूरे होंगे और किस हद तक हुकूमत रिलीफ देने के काबिल होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ का कहा है वज़ारत ख़ज़ाना को। आज बजट 2023-24 14,500 अरब मालियत का बजट होगा, जो कि इसहाक डार साहब पेश करेंगे और इसके लिए जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है वो भी पार्लियामेंट में बुलाया गया है। तो अगर हम मुख्तलिफ आदाद व शुमार का जायज़ा लें, पाकिस्तान ने अब तक जो सफ़र किया, हर साल को बहरानी साल कहा जाता है, हर साल को क्राइसिस का साल कहा जाता है, हर साल कहा जाता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत भरपूर रिलीफ देने की कोशिश करेगी। वो रिलीफ मुमकिन सब्सिडी की सूरत में होता है, लेकिन अब की बार जो IMF की कार्ड थी वो सब्सिडी के भी ऊपर थी। तो देखना यह है कि अब ये हुकूमत जो कि एक नए मुआहदे की तरफ जाने का भी सोच रही थी, इसहाक डार साहब ने अलबत्ता उसको मौकूफ़ कर दिया और कहा है कि नया IMF मुआहदा तभी होगा जब इंतखाबात होंगे और नई हुकूमत आएगी, उससे पहले ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन गुज़श्ता 7 से 8 साल के दौरान पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। 2015 में ये कर्ज़े GDP का 24% थे और आज ये 78% हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक मुमकिन होगा रिलीफ देना। इसके अलावा जो एक जर्मन इदारा है उसने पाकिस्तान को नाकाबिल बर्दाश्त कर्ज़ों से अबतर माशी सूरत हाल वाले ममालिक में शामिल किया है और जिनके कर्ज़ों को हंगामी बुनियाद पर रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वरना ये ममालिक डिफ़ॉल्ट कर सकता है। डिफ़ॉल्ट की इस्तिलाह सुन सुन के कान पक चुके हैं। ऐसे में हमने जब ये सुना कि सुपर पावर अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और उसके बाद वो उससे बच गया, तो शायद यहाँ भी ये मौहूम सी उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं होने देंगे। खुसूसन आसिफ अली ज़रदारी साहब जो साबिक़ सदर पाकिस्तान है और शरीक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के बहुत से निटी ग्रिटीज़ पर आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में बात होगी और इसमें बात करने के लिए सुनो न्यूज़ के इसमें मौजूद होंगे मुख्तलिफ मेहमान और जो मुख्तलिफ स्टेशंस हैं सुनो न्यूज़ के, वहाँ भी हमने इकॉनमी एक्सपर्ट्स को दावत दी है जो हमें अपनी माहिराना राय से आगाह करेंगे। सबसे पहले तो मेरे साथ देने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए मेरे हमरा मौजूद है मेरे सीनियर तज्ज़ियाकार, मेरे उस्तादों में से एक जनाब हबीब अकरम साहब। सियासत के अलावा इकॉनमी पर भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आज उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाएंगे और इल्म से भी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल पाशा साहब, माहिर हैं माशी उमूर के, आपको वेलकम कहेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में। और हारून शरीफ साहब हमारे साथ होंगे, साबिक़ चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तौसीफ़ ज़मान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसके अलावा ज़ीशान मर्चेंट साहब कराची स्टूडियो से सदर टैक्स बार एसोसिएशन है और नईम मीर साहब चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि सूरत हाल में मुस्कुराना मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है फिर जो गम गलत करना हो तो ऐसे ही किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके जो आदाद शुमार हैं उसमें मुझे मुश्ताक यूसुफ़ी मरहूम साहब का एक कॉल याद आ रहा है। हबीब साहब आपसे इब्तिदा कर लेते हैं कि वो कहा करते थे कि झूठ की 3 इकसाम हैं, एक है झूठ और दूसरा है सफ़ेद झूठ और तीसरा है सरकारी आदाद शुमार। तो आज जब बजट पेश होगा, इससे हर बार ऐसा क्यों होता है नफसियाती तौर पे कि जो पिसे हुए तबकात हैं वो उम्मीदें लगा लेते हैं और हर बार की तरह उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। व्हाट इज़ द बेसिक थिंग टू नोटिस टुडे? देखिए, आज बुनियादी चीज़ ये है, वो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक लहरिएदार दौर का इख्तिताम हो रहा है। लहरिएदार दौर इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहली बार हो रहा है कि एक ही असम्बली में 6 मुख्तलिफ वज़राए ख़ज़ाना गुजर चुके हैं। और सब असद उमर से बात शुरू हुई जो पहले वज़ीर ख़ज़ाना बने 2018 में, और अब इसहाक डार साहब 6ठे वज़ीर ख़ज़ाना हैं जो अब और ये 6 वज़राए ख़ज़ाना ने जो कुछ भी काम किया इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दरअसल पॉलिसी में हर किसी की शख्सियत भी झलकी होगी। और ओरिजिनली जो असद उमर साहब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इंटरनली स्ट्रेंथ करना चाहिए, पाकिस्तान को इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद हफीज़ शेख साहब आ गए जो कहते थे कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक ऐसे मरीज़ की तरह बिहेव करना चाहिए जो कि पाकिस्तान एक इकनॉमिक मरीज़ तो है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कदमों पर खड़ा हो, और उन्होंने इकॉनमी को ज़रा स्लो रखा।
फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए। शौकत तरीन साहब ने काफ़ी एग्रेशन के साथ काम किया, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने बड़ी हद तक यूँ कहिए कि कोरोना का आउटकम में कोरोना को भी मैनेज किया। फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। मिफ्ता इस्माइल साहब टेक्स्ट बुक पर उन्होंने मुल्क को चलाने की कोशिश की और वो टेक्स्ट बुक जी तो टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत जल्दी जवाब देगी क्योंकि उसका नुस्खा जो था वो काफ़ी तकलीफ दे था। और फिर इसहाक डार साहब आ गए जिन्होंने नारा लगाया कि जनाब जो डॉलर है उसको कंट्रोल किया जाए। तो हम 6 मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियाँ देख चुके हैं। अब इन 6 पॉलिसियों के और 6 वज़राए ख़जाना की मौजूदगी में लगता यह है कि दरअसल हमारा जो ये जो पिछले 5 साल थे वो हमारा एक लॉस्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उसके नंबर्स भी कुछ इसी तरह बता रहे हैं। तो आज भी हम दरअसल एक इसी तरह का एक करतब देखेंगे हमारी वजारत ख़जाना का, जो उल्टे सीधे नंबर्स दिए जाएंगे और जितने नंबर्स अब तक सामने आए हैं मैं नहीं समझता कि ये इस काबिल है कि इन पे भरोसा किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमत जो पहला काम करेगी वो एक नया बजट पेश करेगी। अच्छा, इस पर भरोसा करना पाशा साहब, हबीब साहब कह रहे हैं कि मुश्किल है और कहा जाता है कि ये तो कौन सा एक एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं, ये अंदाजे होते हैं, तखमीने होते हैं, कितनी इनकम है और उस पर एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। पाकिस्तान में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक तो टैक्स स्लैब्स, फिर हमारी टैक्स टू जीडीपी, फिर आप देखें कि इन्फ्लेशन रेट किधर जा पहुंचा, तारीखी है, हिस्टोरिक है। फिर उसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करता लोकली। इन सब चीज़ों के होते हुए इसहाक डार साहब ने हमें कल जो तौजीहात डॉलर के हवाले से दी हैं, आप असेस कर सकते हैं कि आज गवर्नमेंट कुछ तसल्ली देने के काबिल होगी आवाम को या ताजिरों को या उन तबकात को जिनको वो राग़िब करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? थैंक यू वेरी मच। असल में जी देखें, तसल्लियाँ तो इससे देना, इससे आसान काम दुनिया में है ही कोई नहीं। और तसल्लियाँ आपको 75 साल से दी जा रही हैं और अवाम जो है उसको देखते जा रहे हैं। नए से नए नारे, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तो वो करते करते हैं। ये तो माजी का किस्सा हो गया, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब कि वो नई बात, नया नारा, नया स्लोगन, नई बात, इस तरह करके वो हमारे साथ जो वो तो गेस्टिमेट्स जैसे आप फरमा रही हैं कि एस्टिमेट्स हमारे नए नए आते रहते हैं। जहाँ तक आपका टैक्स का सवाल है, टैक्स आप इम्पोज करने जा रहे हैं 700 बिलियन रुपीज़ के जी। तो इसके साथ आपने बात की इन्फ्लेशन की। देखें, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि एक तरफ आपने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक आप 15% इजाफा करने जा रहे हैं जी। ग्रेड 17 और ऑनवर्ड्स आप 20% इजाफा करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इन्फ्लेशन जिस वक्त है वो यानी इनका जो मानना है, अपना खुद कन्फेस कर रहे हैं कि 35% जी। कुछ का ख्याल है कि 38% है, लेकिन आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं या जो मैं कहा करता हूँ लिबरल इकोनॉमिस्ट से आप बात करें तो दिस इज़ बिटवीन 45 एंड 50%। अगर हम 21% इनका मान लेते हैं कि ये कमिंग ईयर में 21% पे आपको इन्फ्लेशन को स्टॉप कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। नाउ अब जो आप इंक्रीज दे रहे हैं 15% की, जब आप रियल वेज रेट पे जाएंगे, जब आप रियल इनकम पे जाएंगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट जब आप माइनस करेंगे, आप ग्रोथ में से, इनकम के इंक्रीज में से, तो आप माइनस में चले जाएंगे। आपकी बोथ द टीयर्स, चाहे वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक है या 70 से ऊपर तक, जो ग्रेड 1 से 16 तक हैं वो -6 पे जाएंगे रियल इंक्रीज में, और जो 17 ऑनवर्ड्स हैं वो -1 पे जाएंगे अगर 21% मेंटेन हो जाए तो, जो कि एक ख्वाब है और जस्ट एक आप समझें एक विशफुल थिंकिंग है कि दे कैन मेंटेन एट 21%, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आज तो इम्पॉसिबल का ही नारा लग रहा है हारून शरीफ साहब। नॉट सो मैनी होप्स अटैच्ड। आज हर कोई यही बात कर रहा है कि जाने क्या होगा। बहुत मुश्किल तरीन बजट है और उसमें IMF की जो आएँ बाएँ शाएँ हैं या अभी तक का इनकार है वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। आप समझते हैं कि इस नौइयत के बजट और इस तरह के हालात में मईशत को ट्रैक पे लाना मुमकिन होगा? जी, अवाम को रिलीफ देना, देखिए अगर बजट का आप साइज देखें जहां पर रखा है तो वो हार्डली हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको मैच कर रहा है। तो ये जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, चीजें बढ़ाई जाएंगी, उसी के हिसाब से बजट का साइज बढ़ाया गया है। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है अवाम को रिलीफ, तो पहले तो अवाम को हम डिफाइन कर लें। अगर तो 38% जो लोग वल्नरेबल हैं और गुर्बत की सतह के बिल्कुल ऊपर है या नीचे हैं, उनको देना है तो बिल्कुल रिलीफ बनती है। और उसके एक ही टूल है जो इफेक्टिव है, वो हमारे पास BISP प्रोग्राम है, उसके अंदर बिल्कुल बढ़ाना चाहिए,
क्योंकि लोगों का ये जो आम एक हाउस होल्ड होता है उसका 47% खर्चा ग्रोसरीज और खाने पीने का होता है। तो अगर वो बढ़ रही है 30-35% पर सालाना तो उनको तो रिलीफ बनता है और उसके ऊपर IMF भी कुछ नहीं कहेगा और हम कर पाएंगे। लेकिन जो आपका दूसरा अवाम है, जैसे 90 अरब रुपया हमने MNAs के लिए रख दिया है, हमने कोई अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कम करने की बात नहीं की है। जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की तनख्वाहें हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, उसको मोनेटाइज की बात नहीं की है। तो वो एक गैर मामूली हालात में ये बिजनेस एज यूजुअल मेरे जैसे आदमी को समझ नहीं आता, क्योंकि आप मजीद कर्ज तो ले नहीं सकते। तो इस वक्त तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक डिस्टेंट ड्रीम है। इस वक्त तो हमें स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, कोई प्लान B-C-D नहीं है। इस वक्त हमारे पास एक ही चॉइस है कि IMF के साथ ताल्लुक ठीक करें और दुनिया को सिग्नल दें कि हमारा एक प्रोग्राम है। हाँ, वो जो प्लान B है कि फंड से कैसे निकलना है, 30 साल से हर हुक्मरान आता है, कहता है कि जी अब मैं कशकोल नहीं लेके जाऊंगा। आपको उसके लिए बाकायदा प्लान बनाना पड़ता है 10 बरस का। ये कोई 1 दिन 2 दिन या साल की बात नहीं होती। हिंदुस्तान ने भी यही किया है, ईस्ट एशिया ने भी यही किया है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निचले तबकात को रिलीफ मिलनी चाहिए, तनख्वाहदार पेंशनर को मिलनी चाहिए। एलीट से जो है जो प्रोटेक्शन और उनके जो खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। जो हम सब्सिडीज देते हैं प्रोटेक्शन वो भी, और गवर्नमेंट का खर्चा तो आप कम करें फेडरल हुकूमत का, क्योंकि हमने 80-90 डिपार्टमेंट और मिनिस्टर और सब बिठाए हुए हैं जिसकी मुझे तो कोई वजह नहीं समझ आता। आप खुद हारून साहब, आप तो खुद गवर्नमेंट में रहे हैं, आप जरा आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं किस किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो हम खत्म कर सकते हैं या जिन्हें कट टू साइज कर सकते हैं? जी, मैंने क्या करना है वो इशरत हुसैन की रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है, ऑस्टेरिटी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है। हर वजारत के मातहत देखिए, कॉमर्स को ले लीजिए, एक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके इसी तरह एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ जाए, पता नहीं कितने उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के खोले हुए हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ जाए। ये मैं आपको बात ये बता रहा हूं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये तो कभी वजारतें थी नहीं। इवन प्लानिंग कमीशन भी वजारत नहीं थी अंडर द लॉ। हमने सिर्फ एक वजीर खड़ा करने के लिए और ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर के लिए इनको वजारतें बना दी। इनको आप रिवर्स करें, इनसे कहें कि आप अपनी इनकम खुद कमाएं, इन्वेस्टमेंट लाएं, उससे कट लें, अपना बजट चलाएं। दुनिया इस तरह चलती है। हम तो वजारतें और अथॉरिटीज बढ़ाते जा रहे हैं। इवन खान साहब की हुकूमत में बेतहाशा नई अथॉरिटीज ब्यूरोक्रेट्स ने बना दी और उनको पॉलिटिशियन स्टैंप करते चले गए। होता क्या, उन अथॉरिटीज के अंदर प्रोफेशनल को लाने की बजाय वही उनके कॉलीग्स, बैचमेट्स, रिटायर्ड सब आके वहां फिट हो जाते हैं। तो हमें ये सारे चीजें बंद करके, देखिए दुनिया कोई बेवकूफ नहीं है ना, ऐसा इन्वेस्टर को हमसे ज्यादा हमारे मुल्क की समझ है। वो देखता है कि इफेक्टिव हुकूमत है कि बड़ी हुकूमत है। मैं बार बार कहता हूं और रिपीट कर रहा हूं, रिफॉर्म करना नए इदारे बनाना नहीं होता। रिफॉर्म करना करंट गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन करके, छोटा करके सर्विस डिलीवरी देना होता है। हमें रिफॉर्म से समहाउ ये आता है जी बजट दे दे, नया बना देते हैं। साउथ पंजाब का सूबा बनाना है, पहले वहां पे सेक्रेटेरिएट बनेगा। देखिए, हमें वो नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में बिल्डिंग ही होती है जी, इंस्टीट्यूशनल पार्ट तो कोई नहीं है। ये तो आपने हालात का नोहा पढ़ दिया। बेसिकली जो आपने रिफॉर्म्स की बात की, डॉक्टर इशरत हुसैन या ऑस्टेरिटी कमीशन की रिपोर्ट की बात की, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे, उन्होंने उस पर रिपोर्ट भी मुरतब की। चेयरमैन PTI इस बात की ज़रूरत पर जोर देते थे कि वो नया पाकिस्तान इसी तरह तश्कील देंगे कि जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं, फॉल्ट्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद वो खुद दूर हो गए। इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पाइड एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जी, उसने इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में 130 अथॉरिटीज गिनी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, और वो समझ नहीं आती कि आपको ये अथॉरिटी कर क्या रही है, फलां अथॉरिटी क्या कर रही है, फलां अथॉरिटी क्या कर रही है, और हर अथॉरिटी में सैकड़ों लोग भरे हुए। दीज आर गोस्ट जी, बोर्ड पे हूं, अगर आपको काटता जाऊं, देखिए एक जो आपको मैं मिसाल देता हूं, अगर आपने फार्मास्यूटिकल की दुकान खोलनी है तो आपको 19 अथॉरिटीज से NOC चाहिए। तो
ये मैं आपको इस्लामाबाद का बता रहा हूँ। यानी कितना मुश्किल है यहाँ पर काम करना, फिर आपने इन्वेस्टमेंट लाना है, फिर आप ताजिरों को यकीन दहानी भी कराते हैं कि वो इकट्ठे हो जाएं, तो उन्हें प्रॉमिस किया जाता है कि यहाँ हालात उन्हें फेवर करेंगे। नुमाइशी इकदाम ही आज तक किए गए। बात यह है कि इतनी सकील गुफ्तगू है जिसमें आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई ना कोई अच्छा पहलू निकालने की कोशिश करें कि उन्हें भी समझ आ सके। मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान के आम आवाम इन्वॉल्व नहीं होंगे इस तरह के आदादो शुमार को समझने में और बजट की जो हसासियत है या नौयत है उसको समझने में, शायद तब तक इसे सुधारना मुमकिन ना हो। जिस तरह की लेपा पोती इस हवाले से की जाती है कि पाकिस्तान का बजट हमेशा से ये कहा जाता है बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि खींचतान लें। शरीके गुफ्तगू करते हैं अब तौसीफ ज़मान साहब को। तौसीफ ज़मान साहब, एक तरफ है कि हमने रिफॉर्म्स करनी और आईएमएफ बार बार इसकी ज़रूरत पर जोर देता है। शायद अब तक हम पैकेज इसलिए भी हासिल नहीं कर सके कि वो जानते हैं कि उनका जो सरमाया है वो पाकिस्तान में किस तौर खर्च होगा, इसीलिए वो पहले इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हैं। लेकिन व्हेन यू कनेक्ट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल विल की नीड, मैंडेट की नीड, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की नीड शायद पहले से कई गुना ज़्यादा है अब पाकिस्तान को। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज मेजर थिंग्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इकोनॉमी को ट्रैक पर ला सकेंगे? जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस दफा हुई है वो डार साहब ने बड़े मजे से जो इकोनॉमिक सर्वे इशू किया है उसमें काफी सारे सच बोले हैं। उन्होंने ये माना है कि इट हैज बीन अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉस। उन्होंने जितने टारगेट्स रखे थे उसमें कुछ भी अचीव नहीं कर सके। डॉलर में 100 रुपए इजाफा हुआ, जो जीडीपी था वो बहुत ज़्यादा गैप रहा उसमें, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि हमने चेंज ऑफ बॉलर किया। हुकूमत का मैच था आईएमएफ से क्रिकेट का, और हमने कहा कि अब जो है नई हुकूमत जो है बॉलिंग करेगी। उस जो नए बॉलर्स आए उन्होंने जितनी बॉलें कराई, हम 9 बॉल्स को तो साइड पर रख दें, लेकिन जो बाकी बॉलें उन्होंने कराई वो सारी की सारी वाइड थी। 12 बॉलें बॉलर ने वाइड कराई। अच्छा, अब जब 12 की 12 बॉलें वाइड कराई तो क्या ख्याल है, ऐसे बॉलर को क्या आप अपनी टीम में खिलाना पसंद करेंगे, या उसे कहेंगे कि इसे एक और जो है ना मैच में हमारा साथ लेके चलो, या इसे अगला ओवर भी से दो? मेरा ख्याल है कि द चॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आईएमएफ से नेगोशिएट करने वाला सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उनका नाम जो है इसहाक डार साहब है। अब अगर वो इतने ही एक्सपीरियंस्ड हैं और उसके बाद सारी की सारे बॉलें वाइड कराई हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं है तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। या तो बॉलिंग ना आती हो, फिर समझ में आता है कि एमेच्योर बॉलर था, वाइड बॉल हो गई। जब आप 12 की 12 जो है ओवर्स जो है वाइड करा रहे हैं और फिर आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि आईएमएफ जो है हमें जो एक्सटेंशन है क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, अब हम आईएमएफ की तरफ आ जाते हैं। करंटली हमें 1.7 बिलियन चाहिए और इस साल हमें कोई 23-24 अरब डॉलर चाहिए तो फॉरेन डेट को सेटल करने के लिए। अब जो बेसिक सादा सा सवाल है कि क्या ये पैसे कहीं और से अरेंज हो सकते हैं बिफोर वो कहते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेगर इज नॉट अ चूजर। तो पहले हम ये देख लें क्या हमारी किटी में कहीं इतना पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, हम पिछले कई माह से जो आईएमएफ से नेगोशिएशन चल रही है, हम अमेंडमेंट भी लॉ में ला रहे हैं, किसी तरह जो है वो आईएमएफ राजी हो जाए। क्या, मैं 3 सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या ये कोई बहुत ही मुश्किल फैसला है कि माइनिंग को प्लेजेबल बना दिया जाए, इसका लॉ ले आया जाए? मेरा ख्याल है एक आसान फैसला है। क्या ये बहुत ही मुश्किल फैसला है कि 1.7 बिलियन डॉलर के पीछे आईएमएफ से जो हम उनकी शराइत माने जा रहे हैं कि हम बिजनेस कम्युनिटी को बिठाएं, उन्हें कहें हमें इससे 1.7 बिलियन डॉलर चाहिए, आप बताइए आपसे क्या कंसेशन दे सकते हैं? आप हमें बताएं व्हाट आर योर टर्म शीट्स। मुझे यकीन है कि जो बिजनेस कम्युनिटी की टर्म शीट होगी वो उससे कहीं ज्यादा प्रो पाकिस्तानी होगी, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगी हुकूमत के लिए एक्सेप्ट करना। लेकिन तौसीफ साहब, ये मामला सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर का नहीं है। आईएमएफ की एंडोर्समेंट एक्चुअली जी मैं आ रहा हूं जी मैं उस पर भी आ रहा हूं। अब बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसमें कायदे आज़म का दौर छोड़ के और पीटीआई का दौर छोड़ के पिछले सारे अदवार में यही इदारे और ये सारी जमातें मौजूद रहीं। तो इस वक्त एक चीज जिसे कहते हैं कलेक्टिव विजडम, वो सारा का सारा कलेक्टिव विजडम इदारों का और तजर्बेकार सियासी जमातों का वो इस हुकूमत में मौजूद है। साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं वो मिसाक मईशत की बात करते हैं।
तो भाई वो सारे इदारे और वो सारे, सिर्फ एक माइनर पार्टी छोटी सी पीटीआई हुकूमत से बाहर है, बाकी तो सारे के सारे लोग हुकूमत में मौजूद है, तो मिसाक मईशत जो कर दें वो कर लें। अच्छा, अब इस सारे एक्सपीरियंस के बावजूद जो 1958 में लियाकत अली खान साहब, अल्लाह गनी के रहमत करे, उन्होंने जो यूएस एड की जो मूंगफली खाई थी, उसके बाद वो होते होते एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, हम 22 प्रोग्राम में जा चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली इन 22 में से जो 21 प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं तजर्बाकार हुकूमतों के दौर में आए हैं। अब वो उन सारी हुकूमतों के तजर्बे के बाद जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो ये कि हमारी सक्सेस की एज ए नेशन अलामत क्या रह गई कि हम IMF से 1.7 बिलियन ले लें, जबकि वो सारा पोटेंशियल, हमारे आईटी का पोटेंशियल, हमारे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल, हमारे जो माइनिंग का पोटेंशियल, मैं अर्ज करता चलूँ एक माइन गोल्ड और कॉपर की नॉर्दर्न एरिया में, मैं अभी सैंडक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो रिकोटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी माइन जो नॉर्दर्न एरिया में है वो सीपैक पूरा एक तरफ और वो माइन एक तरफ। अब उसके लिए छोटा सा लौलान है कि यार इसको डेवलप करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, क्या वो प्लेज होता करके हम करवा सकते हैं? उसके लिए लॉ मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। हम जब तक अपनी छोटी छोटी चीजों को मैनेज नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है इसके लिए आईसाइट नहीं, विजन चाहिए। छोटी सी कसी सिर्फ मेरे ख्याल है तौसीफ साहब रवानी में लियाकत अली खान 1958 में उन्होंने IMF का प्रोग्राम नहीं लिया था, फिर उन्होंने अमेरिकन इमदाद ली थी, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और 58 में वो थे ही नहीं। हबीब भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हबीब भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या, ये जो सिलसिला था ये फिर होते होते 80s में आके जब अफगान वॉर हुई तो हमें US एड बहुत ज्यादा मिली, वहां पे हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि हमें एड मिलती है। फिर जब जैसे ही हम वो अफगान दौर से गुजरे, उन्होंने कहा अब एड नहीं, अब लोन होगा। उसके बाद आदत पड़ गई ना, सही कह रहे हैं, वो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, शायद वो रंग ला रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम खुमार में उसी के। अब पैकेजेस की बात हुई, अभी तक IMF के कितने पैकेजेस में हम जा चुके हैं, अगर हम ग्लोबली इसका कंपैरिजन करें वो एक बहुत बड़ी बहस है। पाकिस्तान कितनी बार जा चुका है इस पैकेज में, उस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने कर्ज और इमदाद के लिए 22 बार IMF से रुजू किया। अयूब हुकूमत ने 1965 और 1968 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $112 मिलियन कर्ज लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो हुकूमत कर्ज के लिए 4 बार IMF के पास गई और मजमूई तौर पर $314 मिलियन कर्ज हासिल किया। जनरल ज़िया की हुकूमत ने 1981 में आलमी इदारे से $2.187 अरब के बजाय $1.07 अरब हासिल किए। बेनजीर भुट्टो ने 6 बार और नवाज शरीफ ने 4 बार IMF से रुजू किया और $1.64 करोड़ कर्ज लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने IMF से 9 साला इक़्तिदार में 2 बार कम शरह सूद पर $1.3 अरब लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चौथे दौरे हुकूमत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा $4.94 अरब का कर्ज लिया, जिसे बेल आउट पैकेज का नाम दिया गया। नवाज शरीफ जब तीसरी बार वजीर आजम बने तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कर्ज $4.3 अरब लिया गया। आलमी मालियाती इदारे से 68 साला ताल्लुकात के दौरान कामयाबी से मुकम्मल होने वाला ये वाहिद प्रोग्राम है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया तनाज़े का आगाज PTI के दौरे हुकूमत 2019 में $6 अरब के मुतबादिल कर्ज प्रोग्राम के छठे जायजे के वक्त हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं, इसके बावजूद 9वां जायजा मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9वें और 10वें जायजे की कामयाबी के लिए अब भी पुरउम्मीद। और 30 जून तक कहा जा रहा है कि ये जायज़ा शायद मुकम्मल हो जाए, 9वां जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही ये बजट आ गया और इस स्पीड ब्रेकर के बाद अब हुकूमत संभलती है या नहीं, अपनी जगह पर हम सवाल है। लेकिन जहाँ पे भी हम बहस करें, कनेक्ट ज़रूर होती है इकॉनमी आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। शायद यही वजह है कि जब चेयरमैन PTI उनकी हुकूमत जब जा रही थी IMF पैकेज में, तो IMF की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया था कि पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये दीवाने का ख्वाब है। ज़ीशान मजूर साहब, आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट अंडर 0.29% अभी जो पेश किया आदाद शुमार इसहाक डार साहब ने, उसके साथ अब जो हमारे टारगेट्स रखे गए हैं रेवेन्यू के, आपको लगता है अभी तक 5,500 से लेकर अब हम 9,500 तक पहुंच रहे हैं, ये रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, ये अचीव किए जा सकेंगे इस तरह के सिस्टम की मौजूदगी में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो रिपोर्ट कार्ड कल पाकिस्तान का आया है, इसमें हमें जो है वो F ग्रेड मिला है। हम हर चीज़ में फ़ेल होते चले गए हैं। सिर्फ एक चीज़ में हमारी वो अच्छी रिपोर्ट आई है कि हमारे मुल्क में गधे बढ़ गए हैं और जो है वो हमेशा से बढ़ते चले आ रहे हैं। जी जी, और गधे बढ़ गए हैं जनाब। और यही एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि हमारे मुल्क में एक यही चीज़ तवातुर से बढ़ती चली आ रही है और हर साल बढ़ती चली आ रही है। तो इसके अलावा तो जो है बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो बड़े ही जो है वो डिस्करेजिंग हैं। और इस डिस्करेजिंग होने के साथ साथ जो हमने एम्बिशियस एक्सपेंडिचर जो रखा है इस दफ़ा कि हम 14,500 बिलियन रुपए खर्च करेंगे जी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों इतना बड़ा एक्सपेंडिचर का हमने बजट बनाया है। और हमने उसको बैलेंस करने के लिए फिर बैलेंस तो करना था बजट को, जाहिर सी बात है बैलेंस भी करेंगे आप। आपने कहा कि जी 9,200 मैं टैक्स से ले लूँगा, 2,800 जो है मैं नॉन टैक्स से ले लूँगा, तो ये 9 और 2 11 हो जाएंगे और 1,000 और हो जाएगा तो 12,000 हो जाएंगे और बाकी फिर हम कर्जे वर्जे लेके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब मसला ये है कि बड़ा दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी मैं 9,000 टैक्स टारगेट रिसीव करूँगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साल का जो टैक्स हमारा टारगेट था 7,400 का, क्या हमने वो अचीव कर लिया है? अभी जो कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे के नंबर पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जी 5,600 अरब मैं पहुंच चुका हूं, जो कि मई में नज़र आता है। और जून में अब मुझे बकिया 7,200 का लेना है, कलेक्ट करना है। तो ये एक दीवाने का ख्वाब लग रहा है मुझे। इस साल का भी टारगेट नहीं होगा अचीव अनफॉर्चुनेटली, और अगले साल का टारगेट भी अचीव नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। आपके मुल्क में इंडस्ट्री नीचे, आपके मुल्क में जो है लोग मुल्क से आपके बाहर जा रहे हैं, वो तकरीबन 189% आपके मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, यानी 9 लाख चले गए लोग। आपके मुल्क में हर सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है, सिर्फ सर्विसेज सेक्टर जो बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव रहा है और गधे, इसके अलावा सभी सेक्टर नीचे गए हैं आपके। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके मुल्क में हर चीज़ नीचे जा रही है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल जो है मैं ग्रोथ भी ले आऊँगा और अगले साल जो है मैं 9,200 टैक्स भी कलेक्ट कर लूँगा, जबकि IMF की रिपोर्ट है कि दुनिया में अगला साल यानी जो आने वाला साल है इसमें रिसेशन होगा और दुनिया की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 2 से 2.5% रहेगी। तो इस दुनिया की ग्रोथ रेट को आप जब अपनी ग्रोथ का जो आपने टारगेट सेट किया है 3.5% का, वो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसका जवाब हमें चाहिए। क्योंकि देखें, बजट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पिछले साल के टैक्स से 25% बढ़ा दिया, जी 9,200 अरब पे आप पहुंच गए। हासिल कैसे करें? लेकिन इस दफा रिटेल पे टैक्सेशन की बात हो रही है कि रिटेल को बीच में लाया जाए, क्योंकि रिटेल वाले यहाँ पे बैठे तो हैं, तो बाद में उनसे पूछेंगे। रिटेल वाले टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है ना ताजिर। आपको मेरा सलाम, आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि रिटेल और होलसेल जो है वो पाकिस्तानी मईशत का 20 से 25% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है GDP में। टैक्स नेग्लिजिबल जी, ये देना ही नहीं चाहते, ये क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो बिजली के बिलों में टैक्स कट जाए बस वो थैंक यू वेरी मच। नहीं, मीर साहब हड़ताल कर देते हैं, जैसे जरा इनसे कहा जाता है कि नहीं मीर साहब आप जरा थोड़ा सा बता दें। ये जो जब मुश्किल वक्त पड़ता है ना, नहीं मीर साहब देखें, कौम पे जब मुश्किल वक्त पड़ता है ना तो माजी की भी रिवायात है। मैं आपको बताऊं 3,000 रुपए का टैक्स महीने का उनके ऊपर प्रपोज किया था। यानी ये कहा था कि 3,000 रुपए महीना टैक्स दे दो और फिर छुट्टी। लेकिन इतना वावेला कि वो फिर वापस लेना पड़े। तो यानी हम अपने आप से कब सच बोलेंगे? हम कब अपने आप से सिंसियर होंगे? हम कब पाकिस्तान को फर्स्ट करेंगे और अपने आप को सेकंड करेंगे? क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे कि अगर पाकिस्तान तो मेरा झगड़ा भी हो गया था, हम ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो जाएंगे। इस इशू पे नईम साहब झगड़ा नहीं करना, उसके बगैर ही जवाब बताएं कि टैक्स को देने का मूड है या नहीं है। आपने सवाल करना है या हम दोनों ने सवाल करना है? सर हम दोनों ही मॉडरेटर हैं, दोनों के पैनल पे हैं जी। ठीक हो गया। गुजारिश ये है कि जी मैंने ज़ीशान मर्चेंट साहब की बात सुनी है। पहले तो बात यह है कि जी जो हमारा होलसेल और रिटेल सेक्टर है वो GDP का 19% है
और सर्विस सेक्टर जो है वो मिला के आगे वो तकरीबन 60% या 55-60% के करीब बनता है, इसकी तस्वीर फरमा लें। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जी टैक्स देते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये शायद साबिक टैक्स बार के प्रेसिडेंट भी हैं ये टैक्स बार टैक्स बार के, तो मैं बड़ी अदब एहतराम से इनसे ये अर्ज़ करूँगा कि हम पर तो टैक्स ही नहीं है, पहले हम पर टैक्स लगाएं फिर हमसे लें। पाकिस्तान के मुरवजा टैक्स निज़ाम में हम विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं सारे, और हमने तो आवाम से टैक्स इकट्ठा करके रियासत को जमा करवाना है। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के इस टैक्स निज़ाम के अंदर हम पर कोई टैक्स है तो बता दें। इनकम टैक्स वगैरह हम नहीं है ना जी, हम पर तो नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ ना जी। देखें मुझे तो मैं तो इस काम का लंबा आप कमाएंगे और मैं बता देता हूँ, जरा वजाहत सुन लेना, आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए हम पर है मिनिमम टर्नओवर टैक्स, ज़रा अंडरस्टैंड करें मेरे मसले को। हमें ये कहा जाता है कि जी आपने इतना टर्नओवर पे इतना टैक्स देना है, ठीक है, और आपने साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हैं वो आपने सबमिट कराने हैं, और हम आप पर हम उस पर आपसे इनकम टैक्स लेंगे आइदर कि कौन सा हायर है। हम क्या करते हैं, हम बड़े आराम सुकून से अपने अकाउंट्स बनाते हैं और टर्नओवर टैक्स से ऊपर हम जाने नहीं देते, और हम जो है ना जी वो अपने अकाउंट्स पेश कर देते हैं और टर्नओवर टैक्स जो है उससे दे के अपनी जान छुड़ाते हैं, और वो टर्नओवर टैक्स जो है वो हम कंज्यूमर पे डाल देते हैं, और हम अपनी जो है वो चीज़ें हैं वो उन पे डाल के कंज्यूमर से वसूल करते हैं और जमा करा देते हैं। दैट्स इट। ये सब मेंशन आपने कभी किया हुकाम के साथ मीटिंग में? भी किया, किसके साथ मुलाकात हुई आपकी? इस दफा सबके साथ हुई है जी, ऊपर से लेके मेंशन तो करे ना नाम कोई। मेंशन क्या किया है, गवर्नमेंट के हुकाम जितने भी हैं वजारत खजाना में ऊपर से लेके नीचे तक सबसे मिलते हैं हम। बात यह है कि हमने कहा कि ये टर्नओवर टैक्स की रजीम जो है इसको ख़त्म करें। आप सिर्फ एक निज़ाम ये लेकर आएँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जो है वो अपना हमारा रिटर्न जमा होना चाहिए, और जो कोई अपना मुनाफा जो है वो कम ज़ाहिर करे उसको नोटिस होना चाहिए, और वो जो है वो एहतसाब के दायरे में आना चाहिए। अच्छा, ये तो एक ज़िमनन बात हो गई कि टैक्स नहीं देते और ये वो, खैर ये लंबी बहस है। मैं कुछ और बात बजट के हवाले से कहना चाहता हूँ। देखें, तबसरा निगारी करनी है, तजिया निगारी करनी है, ये तो बहुत आसान है, हल किसी के पास नहीं है। मैंने भी सबकी बातें बड़े आराम से बैठ कर सुनी हैं, अमली हल किसी ने नहीं दिया। तारीख बता दी है, अदादो शुमार बता दिए हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, सही होंगे, कहीं से पढ़े होंगे, बड़े माहिर लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखें, पाकिस्तान की जो वफाक है वो तो है ही कंगली। आप कंगलों से और गोडे गोडे कर्जों में डूबे लोगों से आप कह रहे हैं जी कि आपको रिलीफ देंगे, और कहाँ से देंगे आपको रिलीफ ये? और फिर देखें कि हमारा निज़ाम है क्या वसाइल का। हमारी 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम में हमारे जो लाइन शेयर है हमारे रेवेन्यूज़ का वो तो जा रहा है सूबों के पास। देखें, यहाँ पर तो सूबे अकाउंटेबल होने चाहिए कि भाई सूबे जो है वो कोई काम ही नहीं करते, घर बैठे उनको पैसे मिल जाते हैं वफाक से, और फिर सूबे जो है उनकी तरजीहात क्या हैं। असल में सूबाई बजट डिस्कस होने चाहिए कि भाई आप लोग अपनी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनाकर भी आप पैसा इकट्ठा नहीं करते, टैक्स नहीं इकट्ठा करते। आप सर्विसेज पर सेल्स टैक्स किसने लेना है? सूबों ने। मुझे बताएं कितने सूबों ने वो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स इकट्ठा किया और उसके ऊपर काम कितना किया? कोई नहीं। आप देख लें, अदादो शुमार निकाल लें, कुछ भी नहीं करते ये। और फिर देखें, वफाक ने कर्जा अदा करना है, वफाक ने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर्स करने हैं, वफाक ने वो सब्सिडीज़ देनी है, वफाक ने वो जो आपके इदारे नुकसान कर रहे हैं उनका नुकसान, सर्कुलर डेट, ये सारे मसले तो वफाक के पास हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पर गौर किसने करना है? असल प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा हुआ है कि इस पर गौर करना किसने है। ये कौमी क़यादत का फरीज़ा है कि भाई अगर सूबे जो हैं वो आपसे लाइन शेयर ले रहे हैं तो आप उन पर जो है डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स भी उसी फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले से आप NFC दे रहे हैं ना उन्हें, आबादी का क्राइटेरिया लगाया होगा, पसमानदगी का लगाया होगा, आपने कुछ और क्राइटेरिया लगाया होगा, तो उसी क्राइटेरिया को फिट करें इन पर और इनसे वो वसाइल वापस लें। क्योंकि पैसे दे के वापस लेना तो, और कानूनी तरीके के पैसे दिए, यहाँ पर तो उधार किसी को दिया हो वापस लेना अजाब बना होता है, तो ये कानूनी तरीके से किसी को दिए हैं पैसे, आप उनसे दोबारा वापस नहीं ले सकते आप उनसे पैसे सूबों से। असल मसला ये है जिसने हमारे पूरे निज़ाम को जो है ना वो ख़राब किया। वफाक क्या करेगा? वफाक को पैसों की ज़रूरत है, वफाक कहेगा यार अब मुझे तो इतना हिस्सा मिलना है, मुझे 43%, 44%। ये तो एक आईनी मसला है। नहीं, ये आईनी मसला हल किसने करना है? सियासी क़यादत ने। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मसला हल नहीं होगा तो ये अदादो शुमार के हम रोले में पड़े रहेंगे। नहीं, वो मसला एक और भी है ना। मसला ये है कि जब सियासी क़यादत ने ये फैसला किया
कि 50,000 रुपए से ऊपर ट्रांजैक्शन पे शनाख्ती कार्ड दिखाना है, तो शोर किसने मचाया था? नहीं, आपकी मालूमात बहुत कमजोर है। अच्छा, अब शनाख्ती कार्ड से बहुत आगे निकल गया भाई। जी, मैं उस वही से 236G अच्छा, और 236H के तहत हर वो शख्स जो खरीदारी कर रहा है अपने सोर्स पे अपना टैक्स कटा रहा है, जिस तरह आप फरमाया करते थे ना तनख्वाहदार तबका कि हम तो तनख्वाह लेते हैं, हमारा सोर्स पे टैक्स कट जाता है। भाई जहां से हम माल लेते हैं, सुने मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए जरा प्रोग्रामों के अलावा भी मुझसे ज्यादा बैठ लिया करे कभी, तो मैं ताकि आपको गोश्त गुजार कर सकूं, जरा वक्त दे दिया करें। आप मसरूफ एंकर हैं, आपको वक्त नहीं होता, मुझे वक्त दें, हमेशा यही अंजाम होता है। सर मेरी बात सुन लें, मेरी बात मुझे मौका दे दें प्लीज। अगर आज आपने मुझे बुला ही लिया हबीब साहब, आपका दीदार हो ही गया, तो जरा मौका भी दे दें, मेहरबानी फरमाएं, जरा मेहरबानी फरमाएं। देखें जिस तरह तनख्वाहदार तबका जो है वो एट सोर्स अपना टैक्स कटवाता है और कहता है कि उसने अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आज के पाकिस्तान के प्रिवेलिंग टैक्स निज़ाम के अंदर मेरा हर ताजर जो है एट सोर्स पे अपना इनकम टैक्स जो है वो 1% की टर्नओवर शरह से कटवा रहा है। 236G, एक मिनट जरा, 236G और H के तहत आपने मुझे ये टैक्स निजाम दिया है और मैं इस पर अमल कर रहा हूं। आपका मुझ पर कोई मुकदमा बनता ही नहीं है, आपका बनता ही नहीं है मुकदमा। निशान साहब आप बताएं। हाँ, पूछ लें, आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से पूछ लें, क्या मैं बात गलत कह रहा हूं? निशान साहब, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने बड़े तरीके से ये कहा कि ये जो टर्नओवर टैक्स भरते हैं वो कंज्यूमर से ले लेते हैं। इसका मतलब ये अपनी जेब से ये 1 रुपया भी नहीं देते। इस बात की ये तस्हीह हो जानी चाहिए, इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपनी जेब से टैक्स नहीं लेते, मुझसे और आपसे पैसा लेकर वो टैक्स का टैक्स पूरा करते हैं। तो बड़ा इतराफ कर लिया ना, अप्रिशिएट करें ना जिशान साहब। नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो उन्होंने कहा आप हमें शिकंजे में लेके आए। देखें एक मिनट, जिशान एक सेकंड दे दे फिर आपके पास एक सेकंड। देखें मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कानून के मुताबिक अमल कर रहा हूं। अगर आपका कानून गलत है उसे ठीक करें ना, मैं तो कानून की खिलाफवर्जी कर ही नहीं रहा। और अगर आपने कानून ठीक नहीं करना और आपने यहाँ पर बैठकर आपने करनी है तो वो तो इल्जाम तराशियां होंगी। मैं तो फिर मुझे अब ना पकड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं। भाई मैं तो कानून के मुताबिक काम कर रहा हूँ, जो आपसे होता कर लें। नहीं साहब, हौसला तो रखें, मैं आपके ऊपर हिट नहीं कर रहा। हौसला ही है, आप भी रखें हौसला, कोई बात नहीं। आप अपना व्यू पॉइंट रखें, छोड़े मेरे हौसले को, आप अपना व्यू पॉइंट रखें। उन्होंने तो आपके कन्फेशन को मेडल दिया है। जी जिशान साहब, मैं मुझे बोलने तो दीजिए। मैं अब आपको ये कह देता हूँ, आपके बिहाफ पे, आपकी एसोसिएशन के बिहाफ पे मैं आपके साथ चेयरमैन FBR के पास जाऊंगा। मैं आपका मुकदमा लड़ता हूं कि इनको प्रॉफिट एंड लॉस पे टैक्सेशन कर दीजिए। वो बहुत खुशी से इसको मानेंगे। नंबर 1, जहां तक आप बात कर रहे हैं 236G की, तो वो जो है रिटेलर का टैक्स है वो 0.5% है। 0.5, 0.5, 0.5। रजिस्टर्ड के लिए 0.5 है, अनरजिस्टर्ड के लिए ये 1% है। भाई आप थोड़ा सा आप भी भाई टैक्स पढ़ लिया करें। चलें भाई 1% हो गया, चलें 1% हो गया, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि आप सब लोग फाइलर हैं। आपको 1% बोलने की जरूरत मैंने कहा ही नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं कहा। उन्होंने तो फ्लॉज बताए हैं, उन्होंने तो फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई की। तो आपको बताया कि मैं टैक्स दे रहा हूं, सबके सामने कहा है कि शेकल्स तैयार करें। आपने मुझसे 0.5% मांगा, मैंने कहा मैंने रजिस्टर्ड नहीं होना भाई, आप मुझे अनरजिस्टर्ड रखो। आपने कहा 1% दे दो, मैंने कहा मैं अनरजिस्टर्ड रहूंगा, 1% दूंगा। मैंने कानून के मुताबिक आपको 1% दे दिया। आपका प्रॉब्लम क्या भाई? क्यों अनरजिस्टर्ड रहेंगे भाई? मेरी मर्जी, आपने कानून क्यों बनाया? गया नहीं देना चाहते आपने कानून क्यों बनाया? कानून ठीक करो ना। देखें निहायत सादगी के साथ बहुत ही पेचीदा बात नहीं है साहब। जब मुझे कानूनी हक हासिल है, आप समझ गई आपको अपनी जिंदगी आज आप यहाँ का इस हकदार बने हुए, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। हारून शरीफ साहब नहीं, आपने अच्छा खासा बोल लिया और बहुत अच्छा बोला। हारून शरीफ साहब देखें, जो नुक्ता नईम मीर साहब ने उठाया वो बड़ा वैलिड था। उन्होंने कहा यहाँ पे सभी ने मसाइल गिनवाए हैं, सभी ने प्रॉब्लम्स गिनवाई हैं, कनूतियत मायूसी की बातें की हैं, किसी ने हल नहीं दिया। जो हल एक आम पाकिस्तानी सोच सकता है, शायद पाकिस्तान के हुकाम उस तरह से नहीं सोचते। पाकिस्तान के हुकाम जो सोचते हैं वो आम आदमी नहीं सोचता। बेसिक थिंग ऐसी इस बजट में करने की क्या होगी जिससे लगेगा कि नेक नियत है इस हुकूमत की स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने में या मईशत को ट्रैक में लाने में? हारून साहब हल दें कोई। और हारून साहब ये भी बताइएगा, आप तो मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते रहते हैं, ये फाइलर और नॉन फाइलर की बिदत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है? जी वेरी क्विकली, ये तो आप एक क्लियर टैक्स ना देने का डिसइंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं कि आप नॉन फाइलर हो जाएं। जी।
थोड़ा से पैसे ज्यादा दें और आपको छुट्टी है, तो वो कहीं नहीं होता। ये तो हमने एक डेस्परेशन में एक मैयर लिया हुआ है। देखिए, अगर आपने मेरी पहले बात सुनी है गौर से, तो मैंने तो बड़ा क्लियर हल दिया है कि पहले तो एक रियलिज्म में आए कि आपका मसला क्या, उसका हल क्या करना। हमारा इस वक्त देखिए बजट हल नहीं होता है। बजट की तो सैंक्टिटी 3 माह नहीं है, 3 माह के बाद बदल जाता है जी। हल ये होता है हुकूमतों का, बजट आपकी पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होता है। बार बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पॉलिसी, आई एम अफ्रेड हमारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हमारे पास तरजीहात हैं जो शख्सियात और हुकूमत के साथ बदलती रहती हैं। तो बजट इस वक्त आपकी प्रायोरिटीज और कंस्टिट्यूएंसीज की प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक तो हकीकत को देखें कि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है ही नहीं, तो दुनिया हम पे क्यों एतबार करे, क्यों हमें पैसे दे, क्यों इंसेंटिव्स ना देखे जो बाकी ममालिक में अच्छे हैं। मेरा हल ये है कि देखें, इस वक्त हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि आईएमएफ कहता है कि आपने हमें 3 दफा डिच किया है, आप हमसे प्रोग्राम की बात करते हैं, ट्रांच मिलती है, आप मुकर जाते हैं। हमारे दोस्त ममालिक कहते हैं कि हमसे कर्जा लेते हैं, इसके बाद वापस नहीं करते, कहते हैं रोल ओवर कर दीजिए। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने का 1-2 ही तरीके हैं कि हम, पहली बात तो ये है कि अब एक आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि हमारे पास चारा कोई नहीं है। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं, मेरे किसी कॉलीग ने कुछ माइनिंग वगैरह की बात की, जी बिल्कुल करें, इसको 25 बरस लगेंगे, दुनिया में कहीं भी ये 25 दिन में नहीं होता। सो उसको भी करें और इसको डील करें। जब स्टेबिलिटी की आपकी सिग्नल चला जाता है, फिर हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज। देखिए, मईशत का ढांचा 250 मिलियन लोगों के इस मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मईशत का ढांचा इनफ डॉलर्स नहीं ला रहा है, इनफ जॉब्स नहीं ला रहा है। हमें इस ढांचा हम इसलिए नहीं बदलते कि जो हमारा क्रोनी कैपिटलिस्ट का और गवर्नमेंट का नेक्सस है, वेस्टेड इंटरेस्ट का, वो वहां पर आड़े आ जाता है। लेकिन हमें अभी कभी तो कड़वा घूंट भर के अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को बिल्ड करना है, ना कि जहां हमारा एडवांटेज नहीं है और उसको हम प्रोटेक्शन दिए जाए। तो दूसरा हल ये है कि रियलिस्टिकली 1 या 2 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से बाहर निकले, एक्सपोर्ट के विनर सेक्टर्स ढूंढें, और ये बजट जो पुल बनाने हैं, सड़कें बनाने हैं, वो खत्म करके वहां लगाएं। ये 10, 15, 20, 25 साल का प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ सिमत चाहिए इस वक्त। जो आपसे कहता है कि मैं 2 साल में मुल्क ठीक कर दूंगा, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल लाइंग टू देयर टीथ। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। आप सिर्फ एक सिमत दीजिए ताकि लोगों को आप पे एतमाद बहाल। एक डायरेक्शन देने की जरूरत है हारून साहब। तौसीफ साहब, 5 E's इस गवर्नमेंट का एक नया प्लान सामने आ रहा है मनसूबाबंदी के हवाले से, कितना समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है सिचुएशन पर, और आपको लगता है कि वो बेस्ड है इस वक्त की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे? जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी, बात यह कि एक बॉलर ने 6 की 6 बॉलें वाइड कराई हैं, अब उसके बाद दूसरे ओवर पे भी आ गया और दोबारा ही शायद वो, जब हम पहले उन्होंने सारी वाइड बॉलें कराई, हमें क्या उम्मीद है कि दोबारा उन्हें वही बात करें, वो उसी तरह की बॉलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। नेवरदलेस जो हमारा सलूशन है वो एक्सपोर्ट्स में है। हमारा जो सलूशन है, मतलब ये क्या मुमकिन है हुकूमत के लिए कि बजाय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पूरे सेटअप के, जितनी मशीनरी है इंडस्ट्री के लिए, वो वैसे ही ड्यूटी फ्री कर दें, किसके लिए किसी परमिशन की जरूरत ना, कि जो मशीनरी वो इंडस्ट्री लगेगी जिधर मर्जी लगाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत ना दे सकती है ना दे रही है, बगैर जो मशीनरी लाके उसको ड्यूटी खत्म कर दे, खाली वाली हमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। जो 10 ममालिक हैं दुनिया के, 10 ममालिक एस्टोनिया से लेके और श्रीलंका, सिंगापुर तक, उनकी जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन एस्टोनिया से सिंगापुर तक, स्लोवाकिया से सिंगापुर तक के, तो सिर्फ साहब एक्चुअली एनालिसिस काफ़ी डीप रूटेड है, उसके लिए हमें काफ़ी वक्त चाहिए होगा। अभी बुलेटिन का शायद वक्त हो रहा है, लेकिन पोली क्राइसिस है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का, एक अरसे से प्रिवेल्ड है। ऐसे कौन से मिस्त्री हैं जो बार बार आजमाए हुए हैं और वो कोई काम कर नहीं पा रही, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इशू हमारी इकोनॉमी के अंदर मौजूद है जिसकी निशानदही IMF कर रहा है, दूसरे इदारे कर रहे हैं, लेकिन हम खुद उससे सरफे नज़र किए हुए हैं। जब नेक्स्ट ट्रांसमिशन के फेज़ में आएंगे, चंक में आएंगे, तो इन मामलों के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। तब तक लेते हैं ब्रेक।
वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल बजट ट्रांसमिशन ऑफ सुनो न्यूज़। अभी जैसे आप खबरों में भी जान चुके हैं कि पार्लियामेंट सेशन की टाइमिंग अनाउंस हो चुकी है। इसहाक डार साहब बजट पेश करेंगे। इससे पहले लास्ट ईयर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया था और जब उन्हें ओहदे से हटाया गया उसके बाद से लेकर अब तक वो तनकीद करते ही दिखाई दे रहे हैं इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर। इसका मतलब एक क्लैश पार्टी के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ राय है। अगर पार्टी के अंदर ही पॉलिसी के ऊपर मुख्तलिफ राय है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी लॉजिकल और रीज़नेबल अप्रोच अपनाई गई होगी इस बजट को लेकर। लेकिन जाहिर है पेश नज़र इसहाक डार साहब के बहुत बड़ा, पहाड़ से भी बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने एक ऐसा बजट देना है जो हुकूमत को भी खुश करे, अवाम को भी खुश करे और उन तबकात को भी खुश करे जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के ज़िम्मेदार हैं या कम अज़ कम मुल्क चलाने के ज़िम्मेदार हैं। सो ये नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस ट्रांसमिशन, इसमें हबीब अकरम साहब का साथ मुझे इस पे मामूल कनेक्टिविटी के तौर पर हासिल होगा। मेरा साथ देंगे, सवालात भी पूछेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, जबकि खालिद खोकर साहब सदर किसान इत्तेहाद हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अकमल पाशा साहब, ये जो इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, इनको हमने जाने ही नहीं दिया और इनको हमने यहीं रखा, अपना मेहमान बनाया और अब वो तबसरे के लिए हमारे साथ होंगे। जबकि शिराज खान लोधी साहब भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें मीनवाइल ज्वाइन कर लेंगे ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन। सो हबीब साहब, इसके अलावा जावेद कुरैशी साहब सदर अंजुमन ताजरान सिंध हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। हबीब साहब, मेरा ख्याल है कि इस बहस को ज़्यादा अच्छा मॉडरेट आप ही कर सकते हैं, लेकिन अब जब वक्त बहुत कम रह गया है तो आप किस चीज़ को समझते हैं कि नून लीग के गुज़श्ता अदवार देखते हुए, उनके बजट देखते हुए, कि नून लीग का फोकस होगा उस पर? नून लीग का फोकस हमेशा से रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू हो, जो नज़र आए। मिसाल के तौर पे मोटरवे, मिसाल के तौर पे ऑरेंज ट्रेन, मिसाल के तौर पे इस तरह के और दीगर इमारतें, ब्रिक एंड मोर्टर, जिसको एक शान व शौकत आपको नज़र आ रही हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बताऊं कि एक ज़माना था पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा था, मौशी तौर पे हमेशा से गुजरता रहा है। तो उस वक्त भी हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इन्होंने एक बड़ी मुगलिया शान का आर्किटेक्चर इस्लामाबाद में बनाया था, जिसे आज हम PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तौर पे जानते हैं। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कम ही बैठते हैं, मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जो हैं, खुद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे कम ही बैठा करते थे और ज़्यादातर वो अपने ऐवान वज़ीर आज़म में क्या वजह हो सकती है? तो लिहाजा ये एक पॉलिसी है जो मजमूई तौर पे हमें नज़र आती है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन उनको कहा जाता है कि वो कारोबार दोस्त हैं, ताजिर बरादरी उनकी बड़ी हामी है, नून लीग की पॉलिसीज हमेशा सपोर्ट करती हैं ट्रेडर्स को। अभी अब की बार उनके लिए मुमकिन होगा कि वो रिस्टोर कर सकें वो कॉन्फिडेंस जो शेकन है? देखिए, जो ताजिर बरादरी है पाकिस्तान के अंदर, ताजिर बरादरी का इतना बड़ा साइज जो है, इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस हैं। इसके पीछे हमारा एक कौमी मुआशी सानहा, जिसे नेशनलाइजेशन कहते हैं, भुट्टो साहब ने की। चूँकि फिर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गई, और इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर आप छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोल लें तो पूरी की पूरी रियासत जो है वो आपके ऊपर आपको देखना शुरू कर देती है और आपका वो कारोबार बंद करवा के ही छोड़ती है, जब तक आप मामलात को और फाइलों को पहिए नहीं लगाते। तो लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो लिहाजा इतने बड़े मुल्क ने चलना तो था, तो फिर एक ट्रेडर क्लास मुल्क में पैदा हुई, और वो इत्तफाक से वो जो ट्रेडर क्लास थी वो 1980s में पैदा हुई, और नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट वो करती रही। अच्छा, देखिए, तो लिहाजा इसकी एक पॉलिटिकल रीजन है। अदरवाइज तो अब हमारे सारे सेक्टोरल सेक्टर्स के लोग बैठे हैं, एग्रीकल्चर के। आप एग्रीकल्चर से मेरा ख्याल है आप इसलिए खालिद साहब को ज़रा शरीक गुफ्तगू करें हबीब साहब, क्योंकि हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी ज़राअत को कहा जाता है, और आती है तो सबसे पहले ज़राई रिफॉर्म्स की बात करती है। किसान पैकेज, बहुत ऐलानात हुए, लेकिन हम नहीं देख सके वो ग्रोथ एग्रीकल्चर में जो शायद हमने कंस्ट्रक्शन में देखी या इंडस्ट्री में किसी हद तक किसी ज़माने में कभी। किसी ज़माने में पिछले साल के नंबर्स तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। किसी ज़माने की बात करिए, पिछले साल तो कोविड का भी एक एलिमेंट था। आप क्या समझते हैं कि वो ज़राअत के हवाले से क्या ऐसा कदम है जो हर हुकूमत अभी तक उठाने से गुरेज़ा रही, और अब की बार बजट में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ मिलेगा? ये भी खालिद साहब बताइएगा कि कल इसहाक डार साहब इक़्तिसादी सर्वे जब पेश कर रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट उन्होंने 1900 अरब सोचा था और 1750 तक पहुंच चुके हैं मई के एंड तक। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो यह है कि मैं पिछली 4 दहाइयों को अगर देखूं तो किसी दहाई में भी एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, उसके रिसर्च के ऊपर, उसके जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर, जदीद मशीनरी के ऊपर, कहीं के जिस सेक्टर से आप 15 से 20 हज़ार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं
वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। मेन आपने रिसर्च के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो पिछली 4 दहाइयों से एक ही चला आ रहा है। एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 जो कि ना होने के बराबर है। आज हमारे पास बेहतर सीड नहीं है, बेहतर रिसर्च नहीं है, बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद मशीनरी हमारे पास नहीं है। हमारी पर एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है। हम इस वक्त जो हमारी ग्रोथ है आबादी के लिहाज से, हम हर साल एक नया सिंगापुर या न्यूजीलैंड ऐड कर रहे हैं अपनी आबादी में 50 से 55 लाख रुपए। 55 लाख आबादी हमारी ऐड हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ ना होने के बराबर है। हम इस वक्त भी 14 से 15 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कहलवाने के लिए ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम कपास, गंदम, हम एडिबल ऑयल और दालें और सीड वगैरह सब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। फिर हमारे पास इस वक्त कोई 18 मिलियन एकड़ ज़मीन पड़ी है जिसको हम आबाद कर सकते हैं, उसकी तरफ ही हमारी कोई तवज्जो ना थी, ना है, ना मेरे ख्याल में होगी। तो जब तक हम अपनी उसी हिसाब से ग्रोथ ना बढ़ाएं, हमारी पर एकड़ जो गंदम की पैदावार ले लें, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम की पैदावार अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से बहुत अच्छी हुई है। उसमें ना हुकूमत का कोई किरदार है, ना किसी और का कोई किरदार है, क्योंकि इस दफ़ा हमने उस पर हालांकि 40% फास्फोरस खादा हुआ कम इस्तेमाल किया था। पैदावार कम होनी चाहिए, लेकिन मौसम ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्लाह ने रिस्क देना था, इसलिए उसकी पैदावार अच्छी हो गई। अब आप कपास, आपकी मेन फसल है कपास जी। आपकी टोटल एक्सपोर्ट में 60% कॉटन बेस्ड है आपकी। उस पर क्या हुआ जी, 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी, हमारी प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख पर ईयर और इंडिया था 1 करोड़ 10। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ पे और हमारी पिछले साल थी कुछ 46-47 लाख बेल। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, हमने कोई 20 से 30 किलो पर बेल हमने वजन भी कम किया है। वजह एक ही है कि हमने रिसर्च के ऊपर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी ज़बानी कलामी होती है, मीट के बहुत अच्छी होते हैं, अमल दरामद हमारा ज़ीरो होता है। पैकेज की बात अगर कर लें, जो कल इसाक डार साहब ने कहा है कि 1700 अरब का वो चला गया जी, काश्तकारों ने कर्जा ले लिया, ये सब गलत है। आप बिल्कुल आप चेक कर लें, वो गया होगा कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जहाँ पे कोई काश्तकारी नहीं होती। यह इंडस्ट्री हमारे नाम पे लेती है, काश्तकार को कुछ नहीं मिलता। आप यकीन कर लें कि अगर हमारे 1800 अरब रुपया या 1700 अरब मिल जाए तो हमारी तो हम सारी खाद फ्री हो जाएगी। हमने खाद उठा के उसके बाद टोटल खाद भी 1800 अरब की हमारी इस्तेमाल नहीं होती, पेस्टिसाइड मिला के भी इतनी खर्च हमारा नहीं होता जी। तो ये सारी बातें, ये बातों का गोरखधंधा है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ज़राअत हमारी तरजीहात में नहीं है, हालांकि ज़राअत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, इस मुल्क को ज़राअत ने चलाया। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। अगर कोविड-19 में आपने लॉकडाउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह को भूख से नहीं मरा, ज़राअत की वजह से और किसान की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। लेकिन अब मैं आगे बहुत भयानक देख रहा हूँ। हमारी जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, अगर हमने नए रकबे आबाद ना किए, पर एकड़ पैदावार ना बढ़ाई, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की, अब देखें ना, अगर ब्राज़ील क्यों आगे चला गया, हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, उनका एग्रीकल्चर की जीडीपी का 1.75 है। यही वजह है कि वो चंद सालों में आज वो एक्सपोर्ट करने के काबिल है। क्या हमें शर्म नहीं आती हम गंदम इंपोर्ट करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है, तमाम वसाइल से। हमें मैदानी ज़मीन हमारे पास है, बरानी हमारे पास है, नहरी ज़मीनें सारी हमारे पास है, दरिया हमारे पास है। कहाँ पे कमी कहाँ पे जी? वो ये कह रहे हैं कि नेक नियति के फंड्स अप्रूव भी हो जाते हैं, लेकिन वो आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं। अभी सब, क्योंकि आप बहुत टेक्निकल हमेशा बातें करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने कहाँ से ये काम शुरू किया है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि 60 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना, जिसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीमियर खान तक कोई शुगर मिल ना हो। ये कॉटन एरिया सारी शुगर मिलें वहीं लगी। 60 की दहाई में हमने जो हमारे पास लैलपुर ज़रई यूनिवर्सिटी थी, ये दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने मॉडल लैलपुर यूनिवर्सिटी को लिया, हमने उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली, हम अपने बच्चे बाबू बनाना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारे बच्चे वहाँ से पेस्टिसाइड बेचते हैं, ये फर्टिलाइजर बेचते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें वापस दुनिया के मॉडल पे जाना पड़ेगा। हम रिसर्च यूनिवर्सिटियों को दे। अब हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं इस वक्त वहाँ पड़े हैं। दुनिया का मॉडल आप आइडियल किसको देखते हैं? यू सी कनाडा डूइंग दिस, इंडिया डूइंग दिस, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, अमेरिका को ले लें। डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। आप कर्नेल यूनिवर्सिटी, अब डेयरी फार्म की आप बात करिए, डेयरी फार्म बड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे काश्तकार को उस दूध का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसकी बढ़ गई है। दूध का उसको रेट क्या मिलता है कि हमारे सनतकार के पानी से हमारे काश्तकार के खालिस दूधों से सस्ता वो उठा के ले जाता है।
लेकिन जी जब तक काश्तकार को प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो क्यों करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और अर्ज करता चलूँ, इससे पिछले साल हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी वो $80 बिलियन की थी, हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $31.5 बिलियन की, जो डेफिसिट था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का $48.5 बिलियन का था, और $31.5 बिलियन एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ $20 बिलियन उस साल टेक्सटाइल से गया, कॉटन से गया। 2 से 2.5 अरब डॉलर हमारा गया चावल से, तकरीबन टोटल $24 बिलियन एग्रीकल्चर से गया। बाकी आपके पास है क्या? आईटी में आप ना होने के बराबर है, आपने उस पर कोई काम नहीं किया। आप तो आईटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं आज के बजट में, अच्छी आईटी बात है। एक्सपोर्ट। नहीं, मैं हम उसके हामी हैं जी, हम उसके बिल्कुल हामी हैं कि आईटी में हमें जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जुड़ी हुई है ना तमाम इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हमें टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए। अब देखें ना, क्या हमारे लिए बहस शर्म नहीं है कि इंडिया जहां पे बांग्लादेश जहां पे एक पौधा कपास का नहीं होता, उनकी आप टेक्सटाइल देख लें, हमसे ज्यादा है। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये तो होगी एग्रीकल्चर की सूरत हाल, ट्रेड पे तो बड़ा बोझ है। हुकूमत कहती है, बल्कि सब लोग कहते हैं कि जनाब ट्रेडर्स जो है वो टैक्स नहीं देना चाहते, और उसके बाद दुकानें टाइम पे बंद नहीं करना चाहते। एक तो टैक्स ना दे के जो नुकसान है, और उसके साथ साथ दुकानें जो ज़्यादा देर चलाते हैं, आप अजीबो गरीब सा टाइम है पाकिस्तान के अंदर, उसके नतीजे में हमें ज़्यादा एनर्जी पे डॉलर्स लगाने पड़ते हैं। कोई हल है आपके पास इन दोनों मसाइल का? देखिए जी, एक तो दुकानों का तो जो इशू है, जब भी हुकूमत कोई मामलात आते हैं तो वो ताजरों पर आकर खड़ी हो जाती है कि जल्दी मार्केट बंद की जाए। ये चंद सौ मेगावाट बचाकर क्या हुकूमत उससे हासिल करना चाहती है, ये आज तक हमें नहीं पता पड़ा। लेकिन उसके बरअक्स टैक्स कलेक्शन का जो तरीकाकार है हुकूमत का, वो इतना गलत है कि एफबीआर पूरे का पूरा इदारा करप्ट है। हम ये कहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, ताजर ने कभी टैक्स देने से इनकार नहीं किया। आपके पास पूरा आप देखें कि ये सिस्टम मौजूद है, जहां भी कमर्शियल मीटर इलेक्ट्रिक का लगा हुआ है, लाजमी वो दुकान है, उसको टैक्स नेट क्यों नहीं आप लेकर आते? आप क्यों नहीं फिक्स टैक्स की मतलब बात करते? अब सुना यह है कि आज इस बजट के अंदर शायद ये छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स की कोई स्कीम मुतारिफ कराए, तो हम तो उसे वेलकम कहेंगे, खुशाइन है। लेकिन टैक्स के मामले में हुकूमत को तरीकाकार अपना चेंज करना पड़ेगा, और जब तक हुकूमत ये तरीकाकार चेंज नहीं करेगी, टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। दूसरी बात हबीब साहब ये है कि टैक्स मजीद बढ़ाने से मामला खराब होंगे। टैक्स का दायरा आप बढ़ाएं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट लेकर आए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें तो हमारा मुल्क चल पाए। लेकिन इन हालात के अंदर मुल्क का चलना बहुत मुश्किल है। अब देखें, जो करप्शन की वो लोग टैक्स लेते नहीं, इदारा हमारा करप्शन भी उनकी पॉकेट में पैसा चला जाता है, वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा ही नहीं होता। हम बार बार बतवाता, हमारी मीटिंग हुई है एफबीआर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, हम उन्हें बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी करप्शन पे काबू पाएं, टैक्स देने के लिए ताजिर तैयार है और टैक्स से हम भाग नहीं रहे। और अगर हम सेल्फ असेसमेंट कर दें ताजरों के लिए कि बिल्कुल आप जो कहें वो ठीक है, वो बिल्कुल हम इसे वेलकम करेंगे। और हमारी तो तजावीज़ है, हमने तो पिछले बार में भी 2016 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब हमारी मुलाकात हमने उन्हें उस वक्त भी दिया, उसके बाद भी हुकूमतें चेंज होती रही, हमने उन्हें कहा कि आप लेकर आ जाइए, हम तैयार हैं। लेकिन हुकूमत इसकी तरफ काम ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पता नहीं क्यों गुरेज करती है उन इकदाम से जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा ख्याल है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इन सब मसाइल की जड़ है। अगर डॉक्यूमेंटेड होती तो शायद ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी होती है, फ्लॉज हमें बड़े बेहतर नज़र आते। डॉक्टर शकील अहमद रामे साहब, CEO एशियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर अकमल पाशा साहब, अभी तो टारगेट्स अचीव नहीं हो सके, लेकिन अब ये PDM गवर्नमेंट जो कि 9 हफ्ते की ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान है, वो ये दावा कर रही है कि अगले साल तक बेहतरी आ जाएगी। आपको ये प्रॉमिसिंग लगती है उनकी बात? इस बजट के बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा? इसी बजट को लेके आगे कितनी आगे चला जा सकेगा? देखिए, इनके जितने अहदाफ हैं ना, जो टारगेट्स हैं, वो बड़े एम्बिशियस हैं, लेकिन वो असल में ओवर एम्बिशियस हैं। जो ये ग्रोथ रेट आपको बता रहे हैं, अभी आप 0.29% पे खड़े हैं, तो आप इसको 3.5 पे कैसे लेके जा सकते हैं?
विद इन मंथ्स। नहीं 6.1 से वो कह रहे हैं 0.29 पे आ गए तो ऐसे इकदाम कर लेंगे जैसे 3 पर। अच्छा ये प्रेडिक्शन तो वर्ल्ड बैंक की और IMF की भी है, वो 2%, ऑलमोस्ट देयर 2 to 3। तो ये आप जो है वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप FDI की बात। FDI को IMF ने अपने रिपोर्ट में जो मई पिछले साल की है 2022 की जी, उसमें पेज 35 पे एक टेबल है 3AA, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को इक्वलाइज किया हुआ है। और इक्वल मीन्स कि देयर इज नो सरप्लस, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, दैट्स इट। इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। उसमें प्रोविजन है 55 बिलियन की FDI की। 55 बिलियन की FDI आप मुझे बताएं कि जिस कंट्री में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो, जहाँ पे लोगों को टैक्स देते हुए वो झेप आए कि जी हम हमारे टैक्स जाएंगे कहाँ पे, जब हमारे टैक्स से बनना ही कुछ नहीं है, करप्शन की नज़र हो जानी है, फिर हम टैक्स क्यों दें। वहाँ पे जब आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है तो आपको फॉरेन इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है आपकी कंट्री के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो चाहे पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर लें, चाहे ये एजुकेशन की बात कर लें या पर कैपिटल इनकम की बात कर लें, पर कैपिटल इनकम के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड मोर एंड मोर GDP एंड विद कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंड करप्शन बोथ। अभी तो आपने एलिमेंट करप्शन का इतना इम्पोर्टेंट बताया। हाँ जी, उसके बगैर तो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो सकता ना, बिल्कुल तो उसको भी गेज करना चाहिए। रामे साहब है ना, जी रामे साहब हैं। रामे साहब, आपको क्या लगता है कि पहले तो मुझे ये बताइए कि जो नंबर्स गवर्नमेंट दे रही है, समहाउ मेरा एक हंच है कि मुझे इस पे कुछ ज़्यादा इन नंबर्स पे यकीन नहीं है, और मैं 0.29% की जो ग्रोथ है मुझे लग रहा है कि ये जब फाइनल नंबर्स आएंगे अगस्त सितंबर में जाके, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम कहीं माइनस में हैं। और 3.2% 3.5% की ग्रोथ लेने के लिए जाहिर है हमें बहुत कुछ करना होगा। वो क्या हम कर पाएंगे, और क्या हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ग्रोथ को ओवरऑल सपोर्ट करता है? देखिए, शुक्रिया हबीब साहब आपके सवाल का। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। मेरे ना किसी मुल्क के एक वज़ीर-ए-आज़म का था, मैं इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म का था शायद, उसने कहा था दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के झूठ होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ झूठ कुछ बड़े होते हैं, और फिर इनके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये तो वो जो स्टैटिस्टिक्स की बात है, ये गेम बड़ी उससे पहले डिज़राइली ने कहा, उससे पहले उन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। स्टैटिस्टिक्स ओके डिज़राइली ने कहा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जो आप कह रहे हैं यकीन करना, ये जो डेटा होता है ना, ये देखें, ये तो आपका एंड प्रोडक्ट आती है आपकी एक्शंस की, आपकी पॉलिसी डायरेक्शंस की। हमारे क्या हो रहा है कि हम जो कि बेसिक प्रॉब्लम है उनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम नंबर्स को डिस्कस करते रहते हैं। नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मगर हमने देखना है कि बुराई की जड़ कहाँ पर है। अगर हम उसको सेटल नहीं करेंगे, जिस तरह मैं सुबह से मुझसे जब बात हो रही है तो मैं मुख्तलिफ लोगों ये एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, पॉलिसी चॉइसेस जो होती हैं वो आपकी मुल्क की इकानमी को डिटरमिन करती हैं। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 1994 में जो हमारी पावर पॉलिसी आई, आज हम उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं सर्कुलर डेट की सूरत में, बहुत ज़रा यानी कि हाइक की यानी कि जो कीमत है उसकी बिजली की, उसकी सूरत में। जब बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई। जब कॉम्पिटिटिव कम हो गई, इसका मतलब एक्सपोर्ट नीचे जाएगी। ये पॉलिसी चॉइसेस जो है कि इस तरह की बहुत सारी हमारी हमें नज़र आएंगी। आप अपनी पूरी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें ना, तो आपको हर हुकूमत में नज़र आएंगी कि उन्होंने पॉलिसी चॉइसेस को कैसे गलत डिटरमिन किया। मगर देखें ना कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी, अभी हमारे यानी कि PTI की गवर्नमेंट गुजरी है, जब कोविड की हम बात करते हैं तो $10 बिलियन का जो कर्ज जाता क्यूमुलेट किया। अब उसको चाहिए था इसको प्रोडक्टिव सोर्स की तरफ डाइवर्ट कर देते, आपने क्या किया, सब्सिडीज को दे दिया। जब आपने सब्सिडीज को दे दिया, वो गया। जब वो गया तो अब आप उसमें कैसा $10 बिलियन का मतलब है 1800 बिलियन पाकिस्तानी रुपये में, क्योंकि उस वक्त 170-180 का था डॉलर ना, 1800 बिलियन डॉलर में रुपीज़ में आपने कर्ज चढ़ा दिया और उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं लेके आए। इसी तरह अब इस गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया जाता है, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, आप फैंसी वर्ड्स को ना देखें। अगर आप फैंसी वर्ड की तरफ भागेंगे, जहाँ इलेक्शन की तरफ भागेंगे, तो जो अभी हमारी मोस्ट रिसेंट गवर्नमेंट ने गलती की है, वो अगर आप वो भी करेंगे तो नेक्स्ट अगर आप इलेक्शन जीत के दोबारा आते हैं तो आप क्या करेंगे? लोग तो कहेंगे इलेक्शन से पहले तो आपने ये कहा था, अब करके दिखाओ। होना नहीं है। इसी तरह PTI का जो अपोजिशन लोग हैं उनको बड़ा रैशनल होके अभी जो कमेंट देने ना, रैशनल होके दें। हो सकता है इलेक्शन वो जीत जाए,
वो आएंगे तो लोग फिर उनसे पूछेंगे आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, अब कर क्या रहे हैं। हमें ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस पे जो बजट बनाना चाहिए। जाहिर बात है कुछ तबके हैं जिनको हमें ज़रूरत है पुश देने की, उनको पुश दें, मगर जो सब्सिडी है ना वो उसको आप टारगेटेड करें। आप देखें कि किस सेक्टर में सब्सिडी दे के आपकी जो कि ग्रोथ बढ़ सकती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म में जो है वो है हमारा एग्रीकल्चर, मगर एग्रीकल्चर में हम ब्लैंकेट सब्सिडी देते हैं, और जो ब्लैंकेट मतलब 10,000 की बोरी आ रही है उस पर अपने 1,000 रुपये की सब्सिडी दे दी, किसान तो 10,000 अफोर्ड ही नहीं करता। इसका मतलब है आपने ये सब्सिडी बड़े फार्मर्स को दे दी। फिर जो हमारी किसान की तंजीमें हैं वो बड़ा एक बैकवर्ड स्टेज में रह रही हैं, उनको ठीक है गवर्नमेंट नहीं ना कर रही, आप इनके कोऑपरेटिव्स बनाएं। आप देखिए इंडिया में अमूल कोऑपरेटिव ने कहां से कहां उनको लेके चली गई है उस पूरे सेक्टर को। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं और उसमें अमल नहीं करते। तो यही एक नसीहत है कि जब अगर सब्सिडी भी देनी है उन सेक्टर को दें जो प्रोडक्टिव है। हम बात करते हैं ना पॉवर्टी खत्म करने के लिए, चाइना का मॉडल पढ़ के देखें, उनकी जो 95% सब्सिडी उन्होंने खत्म की है वो जॉब क्रिएशन से की है। उन्हें किसी को मुफ्त पैसा नहीं दिया, कि सिर्फ कैश ट्रांसफर उनको किया कि जो बड़े जो काम नहीं कर सकते थे, मजदूर थे, बड़े थे या बच्चे थे। हमारे क्या है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ा दो, असास प्रोग्राम को बढ़ा दो, यानी कि मुफ्त में आप जाएं। हम भीख देने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ हैं। 1.5 साल पहले मैं गया था। अंजुम निसार साहब, अंजुम निसार साहब आप तो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े तवील अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस दफा कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जहां तक हालात जितने खराब हो चुके हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, क्या ये बजट आइंदा माली साल में हमारे कारखानों को चला सकेगा, जॉब क्रिएशन कर सकेगा? देखिए, जहां तक अभी बजट का ताल्लुक है तो हमने पिछले 4-5 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की थी, और उससे पहले पीएम से कराची में मुलाकात हुई थी, और कल गवर्नर साहब से हमने बात की। इन मुलाकात का मेन ये था कि हम ये बताएं कि इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात दरपेश है एक्सपोर्ट के हवाले से, लोकल इंडस्ट्री के हवाले से और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। और भाई बड़ी मेजर कंसर्न ये भी है जो मुल्क पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद हमारे पास फिस्कल स्पेस रह ही नहीं जाती। अगर पाकिस्तान पूरे साल में 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए तो हम टैक्स पे दे देंगे अगले साल बजट के अंदर, और 20 रुपए बाकी डिफेंस से चला जाएगा। तो ये दो सेक्टर्स पे हमारा टोटल सूद और डिफेंस की मद में साफ पैसा निकल जाएगा, जो एफडीआर का हमारा टोटल रेवेन्यू अगर हासिल किया, जो कि बहुत मुश्किल काम है 9,200 का रेवेन्यू हासिल करना मौजूदा हालात में। आप टैक्स बढ़ाते चले जाए, आप 10 को 20% कर दें, 20 को 200% कर दें। अगर यही फार्मूला है तो उसके नतीजे तो पहले भी अच्छे नहीं निकले। आप पुराना जो बजट था 7,200 ट्रिलियन रुपीज, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ने एक बैन, प्रैक्टिकली बैन लगाए रखा इंपोर्ट्स के ऊपर, और उसके नतीजे में भी जाहिर है हमारी प्रोडक्शन में कमी हुई। आपको क्या लगता है अब अगर ये बैन या इस तरह की पॉलिसी के इंपोर्ट कम रहे या मुश्किल हो जाए, तो आपको लगता है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे? कुछ ऐसे कारखाने लगे हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं वो हम यहाँ जैसे कोविड के दौरान हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये इंपोर्ट आपने यकायक रातों रात बैंड करते हो, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इंपोर्ट बिल्कुल कम होनी चाहिए, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कम है और वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जाना चाहिए, लेकिन 24 घंटे या विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक नहीं जा सकते। आप फेजेस में जाएं, इंपोर्ट को कर्टेल करना चाहिए। हमारे पास एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, और तमाम सब टारगेट के बावजूद हम अपनी ना रेमिटेंस में कवर कर पाए, ना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए हैं, और इंपोर्ट का एक्सपोर्ट में भी बहुत कंपोनेंट होता है। तो इंपोर्ट यकायक जो डिसीजन लिया बंद की, उसका आपने देखा असर इंडस्ट्री पे पड़ा, राजपुर इंडस्ट्री पे पड़ा, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज भी समझी जाती है। आपकी ऑटो पार्ट की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं आपके। तो ये तमाम चीजों पे हमें तवज्जो देनी होगी, और मैं समझता हूँ आज का बजट वो एक मुश्किल बजट होगा, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट अपने 5 सेक्टर्स एनर्जी पे, एनवायरमेंट में, ई कॉमर्स की तरफ जो तवज्जो दे रही है, तो उनको वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज देनी होगी। आप इंडस्ट्री अपने इंड्यूसिव क्लाइमेट में पाकिस्तान के बिजनेस को काम करने दें। आप उनको अगर इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी करेंसी स्टेबल नहीं है। आपको यही नहीं पता कि कल आप जो आज फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या 6 महीने बाद लगाएंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट, आपकी दूसरी तमाम अशिया की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है खाली एक करेंसी डिवैल्यूएशन से। तो करेंसी स्टेबिलिटी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत हम देखते हैं कि कोई इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की। आप एक क्लियर पॉलिसी दें कि अगले 2 साल तक हमारे फेडरल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहेगी, इंडस्ट्री पॉलिसी ये होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी ये होगी। हम अपना एफडीआई भी आज तक हमारा टोटल इस साल $1.5 अरब में एफडीआई ला सकेंगे।
मैक्सिको के बाद ही हमसे आती है, मैक्सिको के बाद ही हमसे आती है, वो $60 अरब लेते हैं। फिलीपीन के बाद ही 10 करोड़ नहीं है, हमारा 40% नहीं है, उनकी जो FDI है $40 बिलियन। तो हम तो अलग दुनिया में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। और आपका कोई और इस सिलसिले में सवाल हो तो पूछे, मैं हाजिर। जी अच्छा, मैं इसी में कनेक्टेड सवाल हबीब साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट के बजट से अगली आने वाली गवर्नमेंट कितनी रेलेवेंट होगी? देखिए, जो बजट है इसमें बेसिकली आपको बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। हबीब साहब, इससे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रही थी कि ये फैक्टर्स किसी भी इंटरनल इकोनॉमी पर किस अंदाज में असरअंदाज हो सकते हैं? वी नो दैट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि हम तनख्वाहों में भी इजाफा करेंगे, पेंशनर्स को भी देखेंगे, ये सब कैसे पॉसिबल होगा इस इकोनॉमी? देखिए, जो हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं ना, उसमें से जो हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है वो एनर्जी। उसकी वजह है कि जितनी भी हमारे पास इस मुल्क में एनर्जी है वो सारी की सारी इम्पोर्टेड है। और अब थोड़ा सा थर और उससे यानी कुछ हिस्सा हमारा डैम से आता है, लेकिन मोस्टली हमारी जो एनर्जी है रफली कोई 80% वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसका तकरीबन कोई, अभी मैं नंबर्स देख रहा था, तो $15 अरब के नज़दीक हमारा साल का नंबर बन जाता है। तो एनर्जी की प्राइसेस में जैसे कोई ऊपर जाती है, वहाँ पे तेल की प्राइसेस बिलखुसूस, क्योंकि तेल भी उससे लिंक है, कोल भी उससे लिंक है, तो हमारा पूरे का पूरा आप यूँ कहिए कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो इम्बैलेंस हो जाता है। एक तो ये है हमारे लिए एक्सटर्नल प्रेशर। जो एक्सटर्नल रिसेशंस है ना, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, मतलब ये कहने के लिए अच्छी बात है, एक बहाना अपनी नालायकी का अच्छा है कि वो चूंकि सारे फेल हो गए थे इसलिए मैं भी फेल हो गया, तो ये उस तरह का बहाना है। भाई, हमारी जो इकोनॉमी है वो तो इतनी डेवलप्ड है ही नहीं कि दुनिया के साथ लिंक हुई हो, कि दुनिया में जो रिसेशन आए, क्योंकि या तो हमारी एक्सपोर्ट हो रही हो कि हम दुनिया का कोई 10% एक्सपोर्ट कर रहे हों, कोई दुनिया में रिसेशन आ गया तो जनाब 10% जो है हमारा भी वो 5% रह गया, तो उस वजह से हम बड़े परेशान हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी दुनिया में 1% से भी, यानी दुनिया का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो अब आप उससे क्या, उसको रिसेशन से क्या फर्क पड़ता है? और हमने बेचना क्या होता है? हमने तौलिया बेच दिया, हमने बेडशीट बेच दी, अच्छा भी रिसेशन का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, उसके बाद आप आ जाए एग्रीकल्चर। अच्छा, भी एग्रीकल्चर में रिसेशन क्यों आया? एग्रीकल्चर तो आप बेहतर करें क्योंकि हमारा इंटरनल रिसोर्स है, आप इसको आगे बेहतर बनाएं। तो लिहाजा ये एक अपनी नालायकी दूसरों पे डालने का एक अच्छा जवाब है, जो कल से गुज़श्ता 24 घंटे से चल रहा है कि इसहाक डार साहब भी यही फरमा के गए हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये फरमा रहे हैं, अभी 2-4 और भी आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे ना आपको बताने के लिए कह सकते हैं, जब बजट आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि हम सब तिफले मकतब हैं और उधर तिफल तसलियां जारी हैं। मुझे तिफल तसलियां के लफ्ज़ पे बड़ा एतराज़ है हबीब साहब, उसकी वजह कि मैं समझता हूँ लफ्ज़ इससे कुछ ज़्यादा सख्त होना चाहिए था। तो हम तिफल कह रहे हैं ना खुद को, वो हमें तसलियां दे रहे हैं। अच्छा, ये IMF को मुतमईन करने का आखिरी मौका भी है। IMF ने हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कहा है कि आप मुतमईन करें, और बजट को वो कीनली देख रहे हैं। इसके बाद आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट और नो डिफ़ॉल्ट का फैसला अगले दिन ही हो जाएगा? अगले दिन तो खैर नहीं होता, लेकिन यह कि अभी आपने सितंबर में $9 बिलियन पे करने हैं और आपने फिर दिसंबर में $11 बिलियन पे करने हैं। तो ये देखें, अगर आप बिल्कुल क्लियर कट एंड मैं वर्ड यूज़ करूँगा नेकेड एनालिसिस बात करती हैं, तो देयर इज़ नो वे, दिस इज़ वेरी नियरली विदाउट IMF, विदाउट नो। आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी इसको आप भड़के मार लें कि जी हम ये कर लेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम फलां करेंगे, IMF को मुड़ के नहीं देखेंगे। नहीं, आप मुड़ के देखेंगे, कशकोल कोई नया बनवा लें स्टील कोई अच्छा बनवाए उसके लिए मेटल। नो, दिस इज, ये जस्ट दीवाने का ख्वाब है। अच्छा, आई मीन विदाउट। आप अनआइडेंटिफाइड एरियाज कौन से समझते हैं? देखिए, जब भी आपके पास एक कोई चीज़ कामयाब होती है तो आप उसका अल्टरनेट देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी जिक्र किया कि हम गैस और तेल के हवाले से, जैसे पाकिस्तान में प्रेडिक्शन की जा रही थी, तेल यहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा, हम खुशहाल हो जाएंगे, नौकरियाँ आ जाएंगी। अनआइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ इकोनॉमी क्या हैं? देखिए, आप कोल, आपके पास एक इतना बड़ा ट्रेजर है, हाँ, जिसको कि अब आई नो एंड एवरीबॉडी नोज़ के जो है वो इस पर कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि आप कोल को छेड़ें, बिकॉज उनकी अपनी मार्केट बंद हो जाती है। तो कोल आप उसको करें, आपकी बैकबोन एग्रीकल्चर, जिसको आप इंडस्ट्रियलाइज करके चलें, उसको मॉडर्नाइज करें। देखिए, एक वक्त था कि आज से कुछ 2 डेकेड्स पहले 56% कंट्रीब्यूशन था
जीडीपी में एग्रीकल्चर का आज 21% है। इसका क्या मतलब है कि आपकी एग्रीकल्चर स्क्वीज कर गई है। आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने इंसेंटिव नहीं दिए। आप एक आम आदमी को देखें कि वो आप यहाँ से लाहौर से ट्रैवल करें इस्लामाबाद की तरफ, आप देखें कि दाएं बाएं आपको जहाँ पहले खेत दिखते थे और बड़े बड़े फील्ड्स दिखते थे, वहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं। Why they are more, they pay you more than चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। और अगर हमने ऑल्टरनेट एनर्जी और करप्शन को भी, करप्शन एक वक्त में कहा जाता था, साबिक आर्मी चीफ ने ही कहा था कि जितना बड़ा खतरा दहशतगर्दी पाकिस्तान में, उतना बड़ा खतरा करप्शन भी है, क्योंकि करप्शन अनसीन है बट इसको ग्रिप में लाना तो ज़ाहिर है हुकूमत का काम होता है, जो अभी तक अपना काम खुश उसलूबी से नहीं कर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या कोई भी और प्रॉब्लम इस मुल्क का, उसके लिए आपको वुसअत नज़र की ज़रूरत है, नई मंडियाँ तलाश करने की, नए रास्ते एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को तश्कील देने की, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। आज का बजट देखते हैं इसका आईनादार होता है या नहीं। ब्रेक लेते हैं।